हमारी मेज पर जो खाना आता है, खास तौर पर दूध, अंडे या मांस, वो असल में हम तक पहुंचता कैसे है? आज हम इसी सफर के पीछे छिपे विज्ञान और सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। एक तो मेघालय के पशुपालन विभाग की पोल्ट्री फार्मिंग पर एक गाइड है। अच्छा। दूसरा मछली पालन की एक खास तकनीक पर कॉलेज का दस्तावेज, और एक वीडियो भी है जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखता है। बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा मकसद है पशुपालन के पीछे की छिपी हुई इंजीनियरिंग को समझना, चाहे वो मुर्गियों का घर डिजाइन करना हो या तालाब में एक पूरा इकोसिस्टम बनाना हो। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री का मतलब सिर्फ जानवर पालना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है, और स्रोत बताते हैं कि हम जानवरों को अलग अलग वजहों से पालते हैं। बिल्कुल सही। इसे ऐसे समझिए कि हर जानवर का एक खास जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन? हाँ, जैसे मवेशियों में ही देख लें। एक तो वो जानवर होते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, जैसे गाय, भैंस, इन्हें हम दुधारू पशु कहते हैं। ठीक है। और दूसरे वो जानवर होते हैं जो खेतीबाड़ी में मेहनत का काम करते हैं, जैसे बैल। खेतों की जुताई से लेकर सिंचाई तक इन्हें भारवाहक पशु कहा जाता है। अच्छा, और जैसे पौधों की अलग अलग किस्में होती हैं, वैसे ही जानवरों की भी नस्लें होती हैं। हाँ। एक स्रोत में देसी यानी इंडिजिनस नस्लों और विदेशी यानी एक्सोटिक नस्लों के बीच का फर्क बताया गया है। जैसे साहीवाल गाय, वो हमारी देसी नस्ल हो गई। हाँ, और जर्सी गाय एक विदेशी नस्ल है। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। जो विदेशी नस्लें हैं, जैसे होल्स्टीन फ्रिजन, वो दूध बहुत ज्यादा दे सकती हैं, रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में। लेकिन जो हमारी देसी नस्लें हैं, जैसे साहीवाल, वो यहाँ के मौसम और माहौल को बेहतर झेल पाती हैं। उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत ज्यादा होती है। अच्छा। तो ये हमेशा एक चुनाव होता है, ज्यादा पैदावार और बेहतर अनुकूलन के बीच। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा दूध देने वाली विदेशी गाय को पालने में मेहनत भी ज्यादा लगती होगी? बिल्कुल। क्या इन विदेशी नस्लों को हमारे गर्म मौसम में ज्यादा बीमारियां नहीं होती? ज्यादा दूध के बदले में क्या हमें उनकी देखभाल पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही तो पूरा खेल है। विदेशी नस्लों को अक्सर खास तरह के खान पान, रहने की बेहतर जगह। हाँ। बिल्कुल। तो फार्म चलाने वाले को ये हिसाब लगाना पड़ता है कि उसके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा दूध और ज्यादा खर्च, या थोड़ा कम दूध लेकिन कम खर्च और कम झंझट। और यही सिद्धांत सिर्फ गायों पर नहीं, बल्कि मुर्गी पालन, मछली पालन सब पर लागू होता है। सही। मधुमक्खी पालन पर भी। ये एक अच्छा पॉइंट है। चलिए इसी धागे को पकड़कर पोल्ट्री की दुनिया में चलते हैं। मुझे एक आंकड़ा देखकर बहुत हैरानी हुई। क्या? एक दस्तावेज बताता है कि भारत में अंडों का उत्पादन 1961 में जहां सिर्फ 2340 मिलियन था, वो 1996 तक बढ़कर 34,380 मिलियन हो गया। बाप रे! ये तो जबरदस्त उछाल है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। स्रोत ये भी बताता है कि इस उछाल के बावजूद हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता साल में सिर्फ 41 के आसपास है। सिर्फ 41? हाँ। जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की सिफारिश है कि एक व्यक्ति को साल में कम से कम 182 अंडे खाने चाहिए। 182? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि मांग और पूर्ति में अभी भी कितना बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और इस क्षेत्र में विकास की कितनी ज्यादा गुंजाइश है। और इससे अंडों की बात नहीं है, मुर्गियों को भी उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बांटा गया है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि मुख्य रूप से 3 तरह की मुर्गियां होती हैं। पहली हैं लेयर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अंडे देने के लिए पाली जाती हैं। जैसे BV380 नस्ल की मुर्गी साल में लगभग 272 अंडे दे सकती है। फिर आते हैं ब्रॉयलर्स, जिन्हें खास तौर पर मांस के लिए पाला जाता है। और यहाँ पर विज्ञान का कमाल देखने लायक है। कैसे? वेनकॉप 400 जैसी नस्ल का चूजा सिर्फ 52 से 56 दिनों में। 52 से 56 दिन? हाँ, 2 महीने से भी कम में 2 से 2.5 किलो का हो जाता है। अरे वाह! सिर्फ 50-60 दिनों में? ये तो चौंकाने वाली बात है। प्रकृति में एक चूजे को इतना बड़ा होने में तो महीनों लग जाते होंगे। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे विज्ञान ने इस पूरी प्रक्रिया को तेज करके समय को ही मोड़ दिया है। बिल्कुल। ये हमारे आधुनिक खाद्य उत्पादन की रफ्तार का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमने जेनेटिक्स और पोषण के विज्ञान का इस्तेमाल करके जानवरों के विकास की प्रक्रिया को ही एक तरह से बदल दिया है। और फिर एक तीसरी कैटेगरी भी है, जिसे दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें कहते हैं।
ये दोनों काम करती हैं, अंडे भी देती हैं और मांस के लिए भी अच्छी होती हैं। हाँ, जैसे कोरोलॉयर नस्ल का जिक्र है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत लचीली होती है। अच्छा। ये रसोई के बचे खुचे कचरे पर भी पल सकती है। साल में करीबन 150 अंडे दे देती हैं और इसके नर का वजन 3.5 किलो तक हो जाता है। मतलब ये छोटे किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बिल्कुल। और जो बात इन सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है इसके पीछे का प्रबंधन विज्ञान, यानी मैनेजमेंट साइंस। जैसे कि मिसाल के तौर पर पोल्ट्री शेड का डिजाइन, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप गर्म इलाके में हैं तो शेड की लंबी धुरी को पूरब पश्चिम दिशा में रखना होता है ताकि दिन में सीधी धूप अंदर कम से कम आए, ताकि वो ठंडी रहे। हाँ, और अगर आप ठंडे इलाके में हैं तो यही धुरी उत्तर दक्षिण दिशा में रखी जाती है ताकि सूरज की ज्यादा से ज्यादा गर्मी और रोशनी शेड के अंदर आ सके। मतलब मुर्गियों के घर का वास्तु भी होता है। एक तरह से कह सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं, चूजों की शुरुआती देखभाल, जिसे ब्रूडिंग कहते हैं, वो भी बहुत सटीक होती है। हाँ। एक स्रोत में एक तस्वीर है जो दिखाती है कि चूजे हीटर यानी ब्रूडर के नीचे कैसा बर्ताव करते हैं अगर उन्हें ज्यादा ठंड लग रही हो तो वो सब गर्मी के स्रोत के ठीक नीचे एक दूसरे से चिपककर इकट्ठा हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर बहुत गर्मी लग रही हो तो वो हीटर से दूर किनारों की तरफ भागेंगे। हाँ। लेकिन अगर तापमान बिल्कुल सही है तो वो पूरे एरिया में आराम से समान रूप से फैले हुए घूमेंगे। यह उनके आराम के स्तर का एक बहुत ही सरल और असरदार विजुअल इंडिकेटर है। ये चूजों वाला उदाहरण कमाल का है। आपको किसी महंगे थर्मामीटर की जरूरत नहीं, बस ये देखें कि चूजे कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सही बात है। ये पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। तो हमने देखा कि कैसे मुर्गियों के घर का डिजाइन तक उनकी सेहत और उत्पादन पर असर डालता है। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। लेकिन ये इंजीनियरिंग जमीन तक ही सीमित नहीं है। पानी के नीचे भी एक पूरी की पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है। हाँ, जिसे हम पॉलीकल्चर या कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। ये मछली पालन की एक बहुत ही उन्नत और कुशल तकनीक है। अच्छा। इसका मूल विचार ये है कि एक ही तालाब में एक साथ कई अलग अलग प्रजातियों की मछलियां पाली जाएं। लेकिन इससे तो तालाब में भीड़ भाड़ नहीं हो जाएगी? क्या वो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। वो लड़ेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर प्रजाति का डाइनिंग एरिया अलग होता है। एक तालाब में पानी के अलग अलग स्तर होते हैं और हर स्तर पर अलग तरह का भोजन होता है। इसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह समझो। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? हाँ, जो टॉप फ्लोर है यानी पानी की सतह, वहां कटला मछली रहती है। ये जू प्लैंकटन खाती है। जू प्लैंकटन मतलब पानी में तैरने वाले वो बहुत छोटे छोटे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। बिल्कुल। फिर आता है मिडिल फ्लोर यानी तालाब का बीच का हिस्सा। यहाँ रोहू मछली रहती है जो पानी में मौजूद सड़गल रहे पौधों को खाती है। ओके। और फिर आता है ग्राउंड फ्लोर यानी तालाब का तल। यहाँ मृगल मछली रहती है जो तल में जमा जैविक कचरे यानी डेट्रिटस को खाकर साफ करती है। तो इसका मतलब हुआ कि तालाब का हर कोना, हर संसाधन पूरी तरह इस्तेमाल हो रहा है, कुछ भी बर्बाद नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये तो बहुत ही कुशल तरीका है। इससे भी बेहतर, इन प्रजातियों के बीच एक तरह का सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रिश्ता बन जाता है। वो कैसे? जैसे अगर आप इसी तालाब में ग्रासकाप नाम की मछली भी डाल दें तो वो पानी में उगने वाले खरपतवार को खाएगी। फिर उसका जो मल होता है, जिसमें बिना पचा हुआ पौधा होता है, वो तालाब के लिए खाद का काम करता है। अच्छा। इससे जू प्लैंकटन और दूसरे छोटे जीव बढ़ते हैं जो कटला और दूसरी मछलियों का भोजन बनता है। ये एक आत्मनिर्भर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाने जैसा है। यहाँ एक और बात है जहाँ विज्ञान काम आता है। स्रोतों में तालाब तैयार करने की जो प्रक्रिया बताई गई है वो भी काफी जटिल है। ये सिर्फ गड्ढा खोदकर पानी भरने जैसा नहीं है। पहले खरपतवार हटाओ, फिर अवांछित शिकारी मछलियों को खत्म करो। हाँ, और शिकारी मछलियों को खत्म करने का तरीका भी बहुत वैज्ञानिक है। इसके लिए अक्सर महुआ की खली का इस्तेमाल होता है। महुआ की खली? हाँ, ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें सैपोनिन नाम का एक प्राकृतिक जहर होता है जो सिर्फ मछलियों के गलफड़ों पर असर करता है और उन्हें मार देता है, लेकिन पानी के दूसरे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अरे वाह! और सबसे अच्छी बात, कुछ ही हफ्तों में ये जहर अपने आप खत्म होकर एक बेहतरीन जैविक खाद में बदल जाता है। तो ये एक पत्थर से दो शिकार करने जैसा है। बिल्कुल, सफाई भी और पोषण भी। इसके बाद पानी का पीएच लेवल ठीक करने के लिए चूना डाला जाता है।
फिर खाद डाली जाती है, तब जाके मछली के बच्चे छोड़े जाते हैं। तो ये तो पूरा एक इकोसिस्टम डिजाइन करने जैसा है, जहां हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, जमीन और पानी की बात हो गई, अब जरा हवा में उड़ने वाले छोटे इंजीनियरों की बात करते हैं, मधुमक्खियां। मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर का जिक्र भी है, और ये सिर्फ शहद के बारे में नहीं है। सही कहा, शहद और मोम इसके दो मुख्य उत्पाद हैं, लेकिन मधुमक्खियों का सबसे बड़ा योगदान परागण या पॉलिनेशन है। वो हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी हैं। सही। एक तरह से वो हमारी फूड सप्लाई की गुमनाम हीरो हैं। उनके बिना हमारे बहुत से फल और सब्जियां पैदा ही नहीं हो सकती। ये दिलचस्प है कि स्रोत में अलग अलग तरह की मधुमक्खियों का भी जिक्र है। ऐसा नहीं है कि सारी मधुमक्खियां एक जैसी होती हैं। बिल्कुल। स्रोत में एपिस सेराना इंडिका का जिक्र है, जो हमारी देशी भारतीय मधुमक्खी है। ये यहाँ के माहौल में अच्छे से रहती है, लेकिन थोड़ी गुस्सैल होती है और शहद भी कम बनाती है। वहीं दूसरी तरफ एपिस मेलिफेरा है, जिसे इटालियन मधुमक्खी कहते हैं। अच्छा। ये शांत स्वभाव की होती है, डंक कम मारती है और शहद बहुत ज्यादा बनाती है, इसलिए व्यावसायिक तौर पर इसे ज्यादा पाला जाता है। तो शहद के स्वाद में भी फर्क होता होगा? हाँ बिल्कुल, दोनों के शहद के स्वाद और छत्ते बनाने के तरीके में भी फर्क होता है। भी मदद की है। स्रोत में हनी एक्सट्रैक्टर नाम के एक उपकरण का उल्लेख है। हाँ, ये एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है। पहले के तरीकों में शहद निकालने के लिए पूरे छत्ते को निचोड़ दिया जाता था, जिससे सब नष्ट हो जाता था। हाँ, छत्ता और उसमें मौजूद अंडे, लार्वा सब नष्ट हो जाते थे। लेकिन हनी एक्सट्रैक्टर मशीन छत्ते को बिना तोड़े सिर्फ घुमाकर शहद बाहर निकाल लेती है। अच्छा। इससे मधुमक्खियों को दोबारा छत्ता बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती और वो जल्दी से फिर शहद बनाना शुरू कर देती है। तो ये पैदावार बढ़ाने का एक बहुत ही कुशल और टिकाऊ तरीका है। बिल्कुल। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ जानवरों को पालना नहीं है, ये तो एक हाईटेक लैबोरेटरी चलाने जैसा है। सही बात है। हर चीज नपी तुली है, जानवर की नस्ल से लेकर उसके घर की दिशा तक, और यहाँ तक कि तालाब के पानी का पीएच लेवल भी। ये सब कुछ अधिकतम उत्पादन और कुशलता के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी देता है। हमने देखा कि कैसे पोल्ट्री हाउस के डिजाइन से लेकर मछली की प्रजातियों के संयोजन और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के तरीके तक हर जगह विज्ञान का इस्तेमाल है। हर जगह विज्ञान का इस्तेमाल पैदावार को अधिकतम करने के लिए किया जा रहा है। हमने प्रकृति के नियमों को समझा और फिर उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम भोजन उत्पादन को और ज्यादा कुशल और ज्यादा वैज्ञानिक बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते जाएंगे, भविष्य में हमारी खाद्य प्रणालियां कैसी दिख सकती हैं? क्या हम पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण में बिना मिट्टी के खेती या बिना तालाब के मछली पालन की तरफ बढ़ेंगे? और इस तकनीकी तरक्की और हमारी पारंपरिक प्रथाओं के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए?